नमस्कार। सवाल देश को जवाब दो। हम तमाम वो सवाल पूछेंगे जो देश की जनता के मन में आते हैं, क्योंकि किसी भी मामले का हिंदू मुस्लिम रंग दे देना या फिर किसी भी मुद्दे पर विवादों का पहाड़ खड़ा कर देना ऐसी अदावत रही है जिनके शोर में वो तमाम सवाल अधूरे रह जाते हैं जिनका मुकम्मल जवाब देश की जनता को चाहिए। इसीलिए न्यूज नेशन ने पब्लिक तक सटीक जवाब पहुंचाने की मुहिम निकाली है। हम सवाल जिम्मेदारी से करेंगे, पक्षकारों से भी, पब्लिक के लिए। पब्लिक के सवाल के साथ शुरू करते हैं आज का चैप्टर। कर्नाटक में टीपू सुल्तान बनाम सावरकर पर संग्राम थमा भी नहीं था कि अब एक नया बवाल शुरू हो गया है। गणेश उत्सव को लेकर मजहब के ठेकेदार और पीएफआई नफरत का एजेंडा चलाने लगे। जो कर्नाटक हिजाब विवाद का एपिसेंटर बन गया था, उसी कर्नाटक में गणेश उत्सव को हिजाब से जोड़कर तूफान खड़ा कर देने की कोशिश शुरू हो गई है। उधर विवाद बढ़ता देख सूबे के शिक्षा मंत्री बीसी नागेश ने कहा कि बीजेपी सरकार ने गणेश उत्सव मनाने की शुरुआत नहीं की है। बहुत पहले से भगवान गणेश की मूर्तियां स्कूलों में हैं और गणेश उत्सव स्कूलों की संस्कृति का हिस्सा रहा है। तो सवाल ये, जो परंपरा सालों से चली आ रही थी, अचानक से उस पर सवाल उठाकर आप क्या करना चाहते हैं? और कौन है ये लोग जो हिंदू मुस्लिम कराने के चक्कर में ये पूरा विवाद खड़ा कर रहे हैं? क्या ये 2047 तक आजादी के 100वें वर्ष में हिंदुस्तान को मुस्लिम राष्ट्र बनाने का दुस्वप्न देखने वालों की कोशिश तो नहीं? वो इसी साल 10 अप्रैल की तारीख थी जब राजस्थान, दिल्ली से लेकर झारखंड तक रामनवमी जुलूस के दौरान हिंसा भड़की थी और हिंसा की लपटें 7 राज्यों तक पहुंच गई थी। सनातन शक्ति के जुलूस पर पथराव हुआ था, आगजनी और तोड़फोड़ को अंजाम दिया गया। हिंसा की सीरियल पैटर्न के तार जुड़े पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई से, और दंगा ब्रिगेड पीएफआई अब गणेश उत्सव के दौरान फिर एक्टिव हो गया, जिसके रडार पर है कर्नाटक, जहां टीपू सुल्तान बनाम वीर सावरकर पर मचे संग्राम के बीच गणेश उत्सव पर पीएफआई के अंदर के कट्टरपंथी जाग गए। गणेश उत्सव को पीएफआई के विंग सीएफआई ने हिजाब से जोड़ा। क्या कर्नाटक में अब गणेश उत्सव से बौखलाए कट्टर जिहादी? दरअसल कर्नाटक के शिक्षा मंत्री ने कहा है कि जिन स्कूलों में गणेश चतुर्थी मनाई जाती है, उन्हें इस बार भी मनाने की इजाजत दी जाएगी। ಖಂಡಿತ ಪೂರ್ಣ ಸ್ವತಂತ್ರ ಇದೆ. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಅಧಿಕಾರ ಇದೆ. ಹೊಸದಾಗಿ ಏನಾದರೂ ಮೊತ್ತ ಮಾಡೋದಾದ್ರೂ ನಾವು ಬೇಡ ಅಂತ ನಾವೇನು ಹೇಳಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇದು ಸಮಾಜವನ್ನ ಜೋಡಿಸುವಂತ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಇದೆ. ಅದರಿಂದ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅವರಾಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. परमिशन हालांकि सरकार ने स्कूल में होने वाले गणेश उत्सव के लिए गाइडलाइन भी बनाई है। इधर आदेश आया नहीं कि पीएफआई मैदान में उतर आया। पीएफआई से जुड़ा एक धड़ा कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया यानी सीएफआई ने लिखा कि शिक्षा मंत्री ने स्कूलों और कॉलेजों में गणेश उत्सव मनाने की इजाजत देकर एजुकेशन सेक्टर में अनरेस्ट फैलाने का प्रयास किया है, ताकि उनको इसका राजनीतिक फायदा मिल सके। हम इसकी निंदा करते हैं। गणेश उत्सव से पहले ही पीएफआई सीएफआई जैसे गुटों का मुखर होना सुरक्षा एजेंसियों को चौकन्ना कर गया, क्योंकि कर्नाटक में गणेश उत्सव के दौरान दंगा भड़काने की साजिशें पहले भी हुई थी। इसका खुलासा शिवमोगा में सावरकर की होर्डिंग फाड़ने और हिंसा भड़काने के आरोपी नदीम की गिरफ्तारी से हुआ। शिवमोगा में हिंसा मामले में एक बड़ा खुलासा हुआ है। गिरफ्तार किया गया नदीम इससे पहले भी सांप्रदायिक हिंसा में आरोपी रहा है। आरोपी नदीम ने 2016 में गणेश विसर्जन यात्रा में चप्पल फेंककर हिंसा की साजिश की थी। मुख्य आरोपी जबीउल्लाह को 2 राउंड फायर करने के बाद पकड़ा गया। पुलिस फिलहाल ये भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या इन आरोपियों के लिंक पीएफआई से जुड़े हैं। साथ ही पुलिस को शक है कि ये सब कुछ प्री प्लान था, इसीलिए सब तैयारी के साथ प्लान कर हिंसा करने की कोशिश की गई। दंगे के हर मॉड्यूल की परतें खंगाली जा रही हैं, क्योंकि गणेश चतुर्थी 31 अगस्त को मनाई जानी है और इससे पहले ही पीएफआई और वक्फ बोर्ड के मौलाना मुखर होने लगे हैं। कर्नाटक वक्फ बोर्ड ने भी सरकार की मंशा पर सवालों के तीर चलाए हैं।
कर्नाटक ही नहीं, देश भर में स्कूलों में सरस्वती पूजा और गणेश चतुर्थी के कार्यक्रम होते रहे हैं, मगर इस बार कर्नाटक में जिस तरह गणेश चतुर्थी को टारगेट किया जा रहा है, उसने राज्य के माहौल के लिए खतरे का अलार्म बजा दिया है। स्कूलों और कॉलेजों में पहले भी धार्मिक त्योहार मनाए जाते थे, लेकिन जब सरकार एक ही धर्म के त्योहार मनाने पर जोर दे तो सवाल उठने लाजमी है। वीडियो जर्नलिस्ट मनीष के साथ यासर मुश्ताक, न्यूज़ नेशन, बेंगलुरु। और कर्नाटक में जो कुछ हो रहा है और बार बार हो रहा है, कभी जिहाद के नाम पर बवाल होता है, कभी पोस्टर विवाद होता है, फिर गणेशोत्सव पर भी विवाद होता है, हिजाब विवाद ने अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियां तक बटोर डाली थी। तो बार बार क्यों हो रहा है? क्या किसी सोची समझी साजिश का नतीजा है? ये तमाम सवालात आज अपने शो में उठाएंगे। और क्या कुछ इसका कनेक्शन पीएफआई, एसडीपीआई, सीएफआई से भी हो सकता है? क्या 2047 तक हिंदुस्तान को इस्लामिक राष्ट्र बनाने का जो सपना देखा जा रहा है, क्या उस दिशा में भी जानबूझकर, क्योंकि उनके पूरे प्रोपेगेंडा में लिखा गया था कि भाई ऐसे एनवायरनमेंट क्रिएट करो, अगर कहीं विवाद नहीं है तो जबरन विवाद क्रिएट करवाएं और मुस्लिम समुदाय के बीच में आक्रोश पैदा करें, हिंदुओं में फूट डालें और हर इवेंट को हिंदू मुस्लिम बनाएं ताकि देश में अनरेस्ट पैदा हो और ज्यादा से ज्यादा लोग जो हैं वो इन संगठनों से जुड़ें। तो ये सब कुछ की एक साजिश के तहत हो रहा है। सवाल पूछ रहे हैं हम, गणेश उत्सव के नाम पर क्या कर्नाटक में सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने की कोशिश हो रही है? स्कूलों में गणेश उत्सव भारतीय संस्कृति का हिस्सा रहे हैं, तो फिर इस पर सवाल आज क्यों उठ रहे हैं? स्कूलों में गणेश उत्सव मनाने से सेकुलरिज्म खतरे में कैसे आ जाएगा? हिजाब और टीपू के बाद गणेश उत्सव पर विवाद क्या पीएफआई, एसडीपीआई जैसे संगठन जिहादी संगठनों की साजिश है? कर्नाटक में हिंदू मुस्लिम सौहार्द बिगाड़ने में क्या विपक्ष जिहादियों की मदद कर रहा है? जिस तरह के बयान विपक्ष के नेताओं की तरफ से आ रहे हैं, उसके बाद यह सवाल उठना लाजमी है। हमारे साथ खास मेहमान इस वक्त जुड़ चुके हैं। तारिक फतेह हमारे साथ कनाडा से जुड़ रहे हैं, मशहूर लेखक हैं। अवनिजेश अवस्थी हमारे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। विनोद बंसल हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता वीएचपी के। वकार भट्टी हमारे साथ जुड़े हैं, राजनीतिक विश्लेषक इस वक्त। और कलीमुल हाफिज हमारे साथ एआईएमआईएम के जुड़े हैं। और विवेक श्रीवास्तव हमारे साथ नेता हैं लेफ्ट के। सबसे पहले कलीमुल हाफिज साहब, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, मुझे एक बात बताइए, जैसे कि कर्नाटक के शिक्षा मंत्री ने भी कहा कि गणेश की मूर्तियां तो आज़ादी से पहले की रखी हुई हैं और गणेश पूजा वहां के स्कूल्स का पुराना कल्चर है। उन्होंने कोई स्पेशल नोटिफिकेशन जारी नहीं किया है कि सबको करना होगा या हर सरकारी स्कूल में अनिवार्य है। तो क्या जबरदस्ती इस मामले को तूल नहीं दिया जा रहा जो सालों से चला आ रहा है और जो कि ऑफिशियल कोई सर्कुलर नहीं है, उसके बावजूद भी मंशा क्या है? देखिए, मैं आपके चैनल पे पहली मर्तबा आया हूँ। मैं आपको शुक्रिया अदा करता हूँ, आपने मुझे मौका दिया। मैं आपको बताऊँ कि ये देश धर्म प्रधान देश है। इस देश में हज़ारों सालों से तमाम मज़हब अपनी प्रैक्टिस करते आए हैं और मेरे ख़्याल से दुनिया में शायद ऐसा कोई देश होगा जिसमें सारे धर्म रहकर अपनी अपनी पूरी पूजा पद्धति अपनाते हैं। ये तो भारतीय जनता पार्टी और ये आरएसएस परिवार जब से सत्ता में आया है तो इसने हमारे जो संविधान है, यानी जो देश का धर्म संविधान है, उसका मजाक बना रखा है। इनको हर मौके पे इनको एक ऐसी बात छेड़नी होती है जिससे हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण हो। तो कर्नाटक में जब से ये लोग गए हैं, जब से सरकार में आए हैं, तब से इस तरह के विवाद खड़े करते हैं। अरे भाई, हजारों सालों से सर्कुलर जारी ही नहीं हुआ। सर कलीमुल हाफिज साहब, शायद आपने गलत सुना। वो हाथ में कड़ा बांधता था, कड़ा पहनता चला आया है। लेकिन जब ये विवाद खड़ा करते हैं एक धर्म पर, तो इन पे सवालिया निशान तो लगेगा। इसका जवाब मैं लूंगी, लेकिन हफीज साहब शायद आपने सुना नहीं। वहां के शिक्षा मंत्री ने कहा कि हमने कोई सर्कुलर जारी नहीं किया है, किसी को ये नहीं कहा है कि ये कंपलसरी है, कहीं से भी कोई नोटिफिकेशन नहीं है। जो परंपरा स्कूलों में आज़ादी से पहले से भी, कई स्कूल तो ऐसे हैं जहां पहले से गणेश की मूर्तियां रखी गई हैं, सरस्वती वंदना, गणेश उत्सव वहां के स्कूल ने अपनाया हुआ है। अगर वो कैरी ऑन करना चाह रहे हैं तो हम उन्हें रोकें क्यों? ना आदेश दिया, ना कुछ निरस्त किया, तो बीजेपी पर यह हमला क्यों? देखिए, हिजाब भी आज़ादी से पहले भी पहना जाता था और आज़ादी के बाद भी पहना जाता था। नहीं, देखिए, हिजाब जिस पे पूरी सरकार, भारतीय जनता पार्टी के पेट में दर्द हो गया था, वो आज़ादी से पहले भी बच्चियां हिजाब पहनती थी, आज़ादी के बाद से भी हिजाब पहनती हैं। और हिजाब एक आज़ाद एक किसी भी महिला की अपनी आज़ादी का सवाल था।
उस पे भी इन्होंने सवालिया निशान लगाया था, तो ठीक अब है। इन पे तो सवालिया निशान लगेंगे ना। तो जो लोग लगा रहे हैं तो ये अपने आप अब को निजेश justify अवस्थी करें। जी, क्या ये अब निजेश अवस्थी संविधान के जी, तहत सरकार जब चला रहे हिजाब हैं, बर्दाश्त या नहीं एक तो धर्म गणपति विशेष की के तहत पूजा के हिसाब के से लिए यहाँ कोई पर रूल सरकार रेगुलेशन नहीं है? पिनाज जी, मैं इनको AIMM के जो प्रवक्ता हैं इनको मैं बता दूं कि हिजाब आप जहां मर्जी चाहें पहन सकते हैं, घर में पहन सकते हैं, मॉल में पहन सकते हैं, बाज़ार में पहन सकते हैं, हॉस्पिटल में पहन सकते हैं, जहां मर्जी पहन सकते हैं। आप एयरपोर्ट पे जाते हैं वहां भी पहन सकते हैं। लेकिन हैरत मुझे इस बात पे होती है कि राजस्थान में हिजाब पहनने की तो इजाज़त है, लेकिन हिंदू लड़कियों की आप स्लीव्स कैंची से काट करके अंदर जा रहे हैं, कलावा नहीं पहन सकता है। चेन्नई में एक लड़की मेहंदी लगा करके स्कूल जाती है तो क्रिश्चियन स्कूल में उस पर 500 रुपये फाइन कर दिया जाता है। ये तो गंगा जमनी तहजीब है इस देश की कि एक तुष्टीकरण करते रहो, वोट पाते रहो, इन लोगों के सुनते रहो, बहुसंख्यक वर्ग को विभाजित करके आप अपना हिसाब तय करते रहो। बात बड़ी साफ सी है, कोई सर्कुलर ये नहीं कहा गया कि आप ज़बरदस्ती वहाँ पर गणेश पूजा करेंगे। अगर इस देश में गंगा जमनी संस्कृति की बात करनी है तो उसका मतलब ये है कि गणेश स्तुति, गणेश पूजा भी होगी, सरस्वती पूजन भी होगा। आपको ईद मिलन करना है तो वो भी करिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन स्कूल में हिजाब पहनने पर ये जो है ना, नहीं तो वक्फ बोर्ड कह रहा है कि यूनिफॉर्म स्कूल में फिर अलग से और कमरा दे यूनिफॉर्म दीजिए। सुनिए ना, किसी एक- अपने किसी जी अवस्थी जी, एक, ठीक है, आपको कोई दिक्कत नहीं, संप्रदाय लेकिन के लिए स्कूल नहीं कह रहा है कि सभी अगर के लिए गणपति उत्सव मनाना है, सरस्वती पूजा मनानी है, तो फिर वक्फ बोर्ड कह रहा है कर्नाटक का कि फिर एक काम कीजिए, स्कूल में एक कमरा नमाज के लिए भी दे दीजिए और ऐसे ही बाकी दूसरे धर्मों के जो त्योहार हैं उनके भी आयोजन करवाइए, सिर्फ हिंदू धर्म के त्योहारों के आयोजन ही क्यों? ये शुरुआती दौर है पिनाज जी, पिनाज जी, आज मैं देश के सामने कह रहा हूं, ये शुरुआती वक्तव्य अलग देश मांगने का। आप ये जानती हैं कि यहाँ क्या कहा जा रहा है कर्नाटक में? कांग्रेस के नेता सिद्धरमैया कहती हैं कि सावरकर जी का पोस्टर मुस्लिम बहुल इलाकों में, जो संवेदनशील इलाके हैं, वहां क्यों लगाया गया? यही है ना अलगाव की मानसिकता, हमें अलग देश चाहिए। यही था ना, हम वंदे मातरम नहीं गाएंगे जिन्ना ने कहा था, आज भी यही कहते हैं। ये अलग मुस्लिम इलाकों में रामनवमी का जुलूस नहीं जाएगा, हनुमान जयंती, और कहते हैं गंगा जमनी तहजीब है। ये देश के लोगों को सोचना है कि इस भावना को कि यहाँ पर कोई संवेदनशील इलाका, मुस्लिम इलाके, वहाँ पर रामनवमी का जुलूस नहीं लग सकता, वहाँ सावरकर की फोटो नहीं ले सकती। सावरकर को गद्दार नहीं, मुस्लिम बहुल, यह असली बात सामने आ गई ना। तुष्टीकरण की नीति है कांग्रेस की, है कोई गद्दार वद्दार का सवाल नहीं है। सवाल यह है कि अगर मुस्लिमों को पसंद नहीं है तो सावरकर की फोटो वहां पर नहीं लगेगी। यही है ना बात, यही बात है। तो ये उस मानसिकता की सबसे पहली अभिव्यक्ति है कि जहां पर हमें अलग कमरा दे दो, हमें अलग स्थान दे दो, हमें अलग देश दे दो, हमारे लिए ये कर दो, हमारे लिए ये कर दो। हम वंदे मातरम नहीं गाएंगे, हम भारत माता की जय के नारे नहीं लगाएंगे, हमसे कोई देशभक्ति का सर्टिफिकेट ना मांगे। चलिए, ये तो सर्टिफिकेट देते हैं बाकी संगठनों को। ठीक है, विवेक श्रीवास्तव भी जुड़े हुए हैं, लेफ्ट के नेता हैं। अभी सर्टिफिकेट देंगे विवेक जी, लेकिन मुझे एक उनसे कोई बात, ठीक है, सर्टिफिकेट नहीं विवेक जी, मांग मुझे एक सकता। बात बताइए कि अगर कोई चीज, विवेक जी, अगर कोई जी, चीज जी, एक संस्कृति जी। का हिस्सा है, ठीक है, धर्म से जी, उसको अलहदा करें जी, कि भाई एक जी। चीज जो आजादी से पहले चली आ रही है, जी। जो उससे किसी ने कहा नहीं जबरदस्ती करने के लिए, ना जिसपे किसी ने रोक लगाई, जी। वो एक परंपरा के तहत चली आ रही है, जी, ठीक है, जी। जिसके लिए कोई नोटिफिकेशन नहीं है, कोई रूल रेगुलेशन नहीं है, जी। हमने अपनाया हुआ है। हाँ। तो अगर वो चीज जारी रहती जी। है, उस पर अचानक से बवाल क्यों? उससे अचानक से क्या अब भारत की सेकुलरिज्म वाली छवि देखिए। कैसे खतरे में आ जाएगी, जो चीज संस्कृति का हिस्सा है, नहीं, जिसे धर्म विशेष से मैं- क्यों जोड़कर देख रहे हैं? देखिए, पहली चीज, अवस्थी जी बोल रहे थे, मैं अवस्थी जी की बातों को सुन रहा था कि ये जो सावरकर वाला इशू है, तो सावरकर के पोस्टर लगाने से मुसलमानों को ही आपत्ति नहीं है, हिंदुओं को भी आपत्ति है। एक ऐसा व्यक्ति जिसने ब्रिटिश के सामने माफीनामे लिखे हो, माफी मांगी हो, हाथ जोड़े हो, जिसको पेंशन मिलती हो ब्रिटिश से, जिसने मुखबरी करी हो, जिसने टू नेशन थ्योरी दी हो, जिसने कहा हो कि हिंदू और मुसलमानों में इतने कल्चरल डिफरेंसेस हैं कि ये साथ में नहीं रह सकते, इसलिए देश को विभाजित करो, वो व्यक्ति हिंदुओं का भी हीरो नहीं है। तो सिर्फ मुसलमानों को सावरकर से आपत्ति नहीं है, हिंदुओं को भी आपत्ति है, और इनके पोस्टर कहीं नहीं लगने चाहिए। पहली चीज।
दूसरी चीज, देखिए विवेक जी, ये आपकी सोच हो सकती है, लेकिन एक बड़ा तबका सावरकर को पसंद करता है। हम तो ये कह रहे हैं अगर कोई टीपू सुल्तान को पसंद करता है तो वो उनकी सोच हो सकती है। जितने वो स्वतंत्र हैं टीपू सुल्तान के पोस्टर लगाने के लिए, उतने ही बाकी लोग सावरकर को भी आजादी का सेनानी मानने के लिए स्वतंत्र हैं। आप किसी स्वतंत्रता सेनानी के लिए इस तरह के शब्दों का प्रयोग नहीं कर सकते। ये आपकी निजी सोच हो सकती है। बिल्कुल नहीं, वो स्वतंत्रता सेनानी नहीं थे, मुखबिर थे। आप डिसाइड कर लीजिए कि भगत सिंह ये को कौन डिसाइड करेगा? ये कौन डिसाइड करेगा? विवेक श्रीवास्तव डिसाइड करेंगे। आप मुझे बोलने दें, विवेक श्रीवास्तव डिसाइड करेंगे। बोलने दीजिए आप इनाज मुझे बोलने दें। भगत सिंह ने कहा नहीं, भगत सिंह ने कहा मुझे लटका दो, मैं अपनी जान दे दूंगा, माफी नहीं मांगूंगा, मुखबिरी नहीं करूंगा, ब्रिटिश के सामने हाथ नहीं जोड़ूंगा। तो क्या वो ऐसा लग रहा है उस वक्त आप मौजूद थे? सावरकर आपका हीरो है जिसने माफी मांगी? ये देश को निर्णय लेना पड़ेगा। तो फिर आप डिनाउंस कर दीजिए भगत सिंह को, आप कह दीजिए भगत सिंह हमारा हीरो नहीं है, और जिसने माफी मांगी वो हमारा हीरो है। या सिर्फ डिरेल करने का काम कर रहे हैं कि सावरकर हिंदूवादी थे, इसका मतलब ये नहीं कि फ्रीडम फाइटर बन गए। अगर वो हिंदुवादी भी थे, सुनिए ना विवेक जी, वो हिंदुवादी थे तो इससे उनका आजादी के आंदोलन में योगदान क्या कम हो जाएगा? क्या कम हो जाएगा उनका आजादी के आंदोलन में योगदान? अरे वो क्या सेल्यूलर जेल वो नहीं गए, यातनाएं उन्होंने नहीं सही? टू नेशन थ्योरी दे। मैंने क्या कहा आपसे? मुझे बताइए, आप मुझे बताइए, जिस आदमी ने बोलने के लिए कुछ जिस नहीं आदमी ने टू नेशन थ्योरी दी, से बोलने के लिए जिस कुछ नहीं है, सावरकर ने कहा इनको सिर्फ कि हिंदू स्वतंत्रता और सेनानियों को मुसलमान साथ गाली नहीं रह देना, सकते, यही इनकी जिस आदमी ने प्रकृति कहा और संस्कृति है। इतने कल्चरल ये डिफरेंसेस है हैं कम्युनिस्ट, हिंदू और मुसलमानों में, कम्युनिस्टों की उस आदमी को संस्कृति हम है। अपना हीरो नहीं ये कोई मानते। नई बात नहीं है। हम अपना ये हीरो जो गांधी को विवेक मानते जी बोल रहे हैं, हैं, हम अपना वो हीरो नई बात भगत नहीं सिंह को कह रहे। मानते हैं। ये तो कहते हैं अरे आप अपना निजी हीरो किसी को भी मान सकते हैं, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। भगत सिंह का भी सम्मान है, सावरकर का भी सम्मान और है। ये नहीं, देखिए पिनाजी मैं बोलूं क्या कुछ? जी विनोद बंसल जी दोनों बोलिए। का एक साथ सम्मान नहीं हो सकता। पिनाजी अब इनको आप तय करेंगे सब कुछ, आप तय करेंगे सब कुछ, आप तय करेंगे सब कुछ। अगर कोई हिंदूवादी है तो क्या उसका आजादी की लड़ाई में योगदान कम हो जाएगा? बिल्कुल, मैं एक मुखबिर को देश का हीरो नहीं मानता। आप तय कर लीजिए कहाँ कौन सी किताबों में लिखा है। छोड़िए, एक मिनट क्यों टेंशन मिलती थी? विनोद बंसल जी आप बोलिए। आप अवस्थी जी से विनोद पूछिए और बंसल जी, बताइए मुझे कि सावरकर को पेंशन क्यों एक मिलती सेकेंड थी? में आपसे बात किस करूंगी। चीज की एक पेंशन मिनट, अंग्रेज आपने अपनी देते बात थे? रख ली। विनोद बंसल कुछ कहना चाह रहे हैं। विनोद बंसल जी जी पिनाजी देखिए, ये जो कम्युनिस्ट है ना, कम्युनिस्ट कहते हैं धर्म तो अफीम है और राष्ट्र इनके लिए कुछ होता ही नहीं है। देखिए इसीलिए इनको बोलते हैं कॉमनिस्ट। आप देखिए डिबेट कुछ और है और डिबेट को डीरेल करने का काम कैसे किया जा रहा है। आप देखिए टॉपिक पर नहीं बोलेंगे क्योंकि टॉपिक को बोलने के लिए इनके पास कुछ है ही नहीं। और जो स्वतंत्रता सेनानी है उन पर कीचड़ उछालना, उनको गाली गलौज देना, टॉपिक पे बोलने के लिए भाषा का प्रयोग करना, ये इनकी पुरानी प्रवृत्ति, प्रकृति और संस्कृति है, कोई नई बात नहीं है। इसलिए आपके सुधी दर्शक, न्यूज नेशन के सुधी दर्शक अच्छी तरह जानते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देता हूँ और साधुवाद देता हूँ कि देश को जवाब दो को आप होस्ट कर रही हैं और ये मुझे लगता है शायद पहला शो है। मैं करना नहीं साधुवाद है, देता हूँ और सेकुलर एजुकेशन दीजिए आप और सेकुलर कॉन्स्टिट्यूशन की बात करिए। ये बौखलाने की बात है जो है ना जी, ये जो बौखला रहे हैं इसी ने देश को बर्बाद किया है। कोई बौखलाने की बात नहीं है। सरकार का काम पूजा पाठ कराना नहीं है, सरकार का काम नमाज पढ़ाना नहीं है। जी सरकार पूजा पाठ करा भी नहीं रही है। मैंने कहा ना सरकार पूजा पाठ करा नहीं रही है। कुछ स्कूलों में आजादी से पहले से गणेश प्रतिमाएं स्थापित है। उन स्कूलों की संस्कृति रही है कि वहां पर वो उत्सव मनाई जाती है। लेकिन सरकार ने कोई सर्कुलर जारी करके नहीं कहा है कि वहां धूमधाम से गणेशोत्सव मनाओ, गणेश जी की पूजा करो, अर्चना करो। सरकार ने कोई सर्कुलर जारी नहीं किया है। मैनेजमेंट पे डिपेंड करता है। पिनाजी मुझे भी बोलने का अधिकार है क्या? जी विनोद बंसल जी बोलिए। अगर इंटरफेयर करेगी इनका फीडर डाउन एजुकेशन करिए। प्रोसेस में, ये कम्युनिस्ट है जिन्होंने देश को ऊपर इसी तरह से राज किया है। स्कूलों में डर इंट्रोड्यूस के मारे करेगी, हम डरा उसकी करके, धमका मुखालिफत करके करेंगे और चीख चिल्ला ये करके। गलत है। इन्होंने यही काम किया है, हमेशा से सभी मीडिया धर्म को अपने एक कब्जे समान में है रखा है and और the ये अपने रूल government किया has no है। business ये कम्युनिस्टों to की promote पुरानी a संस्कृति particular है। religion लेकिन as आप per मुझे the बताइए कि ये Constitution of एक India. तरफ जो है ना, We एक are a तरफ रिलीजन secular है, country. दूसरी तरफ संस्कृति है। दोनों के डिफरेंस को कोई समझने को तैयार नहीं है। मैं कहता हूँ इसमें गणेश religion का पूजा कुछ कहाँ है? धर्म नहीं संस्कृति कैसे विनोद बंसल जी जरा ये समझा दीजिए। ठीक है आप कह रहे हैं ये भारतीय संस्कृति के स्कूल को मंदिर क्यों बना रहे हैं? गणेश स्कूल को ठीक है मंदिर क्यों ठीक है बना रहे हैं? विनोद बंसल जी यहाँ पर वो कह रहे हैं, विवेक जी कह रहे हैं कि स्कूल को आप सेकुलर से हटकर आप उसे एक धर्म विशेष से क्यों जोड़ रहे हैं? गणेश उत्सव सीधे सीधे हिंदू धर्म से जुड़ा हुआ त्योहार है, उसे आप संस्कृति से कैसे जोड़ रहे हैं? नहीं पिनाजी देखिए, यही तो बात है। मैं बोलूंगा तो फिर चिल्लाएंगे, क्योंकि चिल्ला करके लोगों को धमका करके देश को बर्बाद करना इनकी पुरानी आदत रही है।
मैं कहना चाहता हूं, देखिए उनकी बात करते हैं तो आराम से बात करें ना जी। अगर कुछ लॉजिक है तो बोले ना इस बात को, चीखने चिल्लाने से, बीच में बड़बड़ाने से कोई काम नहीं चलेगा। आपके सुधी दर्शक अच्छी तरह जानते हैं, आपके सुधी दर्शक अच्छी तरह जानते हैं कि ये जो चाहे रामनवमी हो, हनुमान जयंती हो या गणेश उत्सव हो, सरस्वती पूजा हो, ये हमारी संस्कृति के पुरातन स्तंभ है भाई। इससे बच्चों के अंदर संस्कार जागृत होते हैं। इनके अंदर बच्चों के अंदर जो है अच्छा करने का मंदिर में जाएं बच्चे, संस्कार बढ़ाएं, मस्जिद में जाएं, नमाज पढ़ें, स्कूल में क्यों भाई, ये हिजाब की बात कर रहे हैं, धर्म को क्यों प्रचार कर रहे हैं? मुसलमानों के तारिक फतेह जी, आप एक लेखक हैं, मैं आपसे समझना चाहूंगी, यहाँ पर तमाम लोगों की आपकी आइडियोलॉजी हो सकती है, मैं आपसे समझना चाहूंगी कि जब किसी भी सरकारी संस्थान या स्कूल में संस्कृति और धर्म को कैसे हम अलहदा कर सकते हैं। यहाँ पर एक तर्क ये दिया जा रहा है कि भाई ये गणेशोत्सव, सरस्वती पूजा कम से कम 5 से 6 दशकों पहले से वहाँ चली आ रही हैं, वो संस्कृति का हिस्सा है, लोगों ने अपने कल्चर में अपनाई है, जिसके लिए कोई सरकारी लिखित तौर पर ना तो आदेश है, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि भाई एक ही धर्म की क्यों। ये हमें मानना होगा कि जहां बहुसंख्यक आबादी होती है, आसपास के लोगों की संस्कृति कहीं ना कहीं हावी हो जाती है और जिसे अपनाना होगा। देखिए, आपके सवाल से पहले मैं ये कहना चाहूंगा अपने कम्युनिस्ट दोस्त से कि ये अधिकारी ने जो रिपोर्ट थी कि पाकिस्तान इंडिया का पार्टीशन हो और 2 नेशन थ्योरी को सपोर्ट किया था और सज्जाद ज़हीर पाकिस्तान गए थे और 20,000 कम्युनिस्टों को भेजा मोहम्मद अली जिन्ना को जितवाने के लिए पंजाब में और सिंध में, वो किस थ्योरी के तहत गया था? अधिकारी रिपोर्ट तो पढ़ी होगी आप, तो लेफ्ट और सीपीआई से हैं, तो कैसे पार्टीशन पाकिस्तान पे? ज़हीर साहब को जरूर भेजा था और हमारे कम्युनिस्ट भाई भी वहां पर गए थे, लेकिन जिन्ना साहब को जितवाने नहीं गए थे, अपने कम्युनिस्ट सपोर्ट करने गए थे साहब। फैज अहमद साहब के लिए ग्राउंड रखा गया, उसी जिन्ना के पास। ठीक है, एक सेकंड, तारिक फतेह साहब, विवेक जी जरा शांति से सुनिए। तारिक फतेह जी ने आपको पूरा सब्र से सुना, जरा उनसे सुन लीजिए और फिर उनके सवालों के जवाब दीजिएगा। आ रही हो अभिजीत जी आपके पास? जिन्ना साहब, अरे विनोद बंसल जी एक मिनट रुकिए ना, दोनों को बात करने दीजिए ना, तारिक फतेह जी को बोलने दीजिए ना। जी तारिक जी। भाई कम्युनिस्ट पार्टी एक थी, सीपीआई थी, मैं भी सीपीपी से मेरा ताल्लुक है, मुझे पूरा पता है कि अधिकारी रिपोर्ट ने ये कहा कि हिंदुस्तान के जितने टुकड़े होंगे उतना जगह इनकलाब लाने में आसानी होगी, और 20,000 कम्युनिस्ट पार्टी के वो मेंबर जिनके नाम मुस्लिम थे, अरे कहाँ सज्जाद ज़हीर और सारे सिंध के अंदर मलाबार से लोग कराची भेजे गए। हमने काम किया उनके साथ। वहाँ जरूर कम्युनिस्ट मूवमेंट को बढ़ा रहे थे सर, लेकिन जिन्ना के लिए नहीं बढ़ा रहे थे ना, कम्युनिस्ट मूवमेंट को बढ़ाने के लिए गए थे। वो हमारी मूवमेंट है, पूरे विश्व में है, हम फख्र करते हैं अपने मूवमेंट पे। फैज अहमद फैज भी उसका पार्ट है, शायद आप भी फैज की इज्जत करते हो, हम तो करते हैं। अरे नहीं करते, मैं नहीं करता। हम तो फैज साहब की इज्जत करते हैं, मुझे नहीं पता आप करते हैं नहीं करते हैं। आप लोग नहीं करते क्योंकि पंजाबी में जो नहीं बोलता अपनी मादरी और ज़बान फैज साहब से जो शर्मिंदा हम फैज साहब को भी यात्राएं दी गई, जेल में डाला गया साहब, ये मत भूलिए आप। मैं आपसे कह रहा हूँ कि और कम्युनिस्टों को भी अंडरग्राउंड पाकिस्तान में रहना पड़ा, वहां की हुकूमत भी डरती थी। क्यों सपोर्ट किया आपने? बैठ के यहाँ बात करें लेफ्ट की, आपने पाकिस्तान और इंडिया का सपोर्ट नहीं करी। जब लास्ट में हिंदू महासभा और आरएसएस, आप सुने, जब लास्ट में हिंदू महासभा और आरएसएस कत्लेआम पे सरेआम उतरी तो कम्युनिस्ट माइनॉरिटी के लिए खड़े हुए। दोगलापना, हाँ, लोगों को मरवा के, जिसपे गफ्फार खान ने कहा था कि इसमें कोई दोगलेपने की बात नहीं है सर, हम आरएसएस के खिलाफ हैं और हिंदू राष्ट्र के कॉन्सेप्ट के खिलाफ हैं। हम हिंदू और मुसलमान को बराबर मानते हैं, एक हिंदू का एक वोट, एक मुसलमान का एक वोट, और लेकिन सेकुलर है। लेकिन सुनिए ना विवेक जी, जब आप करें तो कोई 2 नेशन थ्योरी सपोर्ट नहीं हो रही, कोई दूसरा करे तो उसके लिए आप पूरा कच्चा चिट्ठा लेके बैठ जाते हैं। बहरहाल एक मिनट, वकार भट्टी साहब बहुत देर से चर्चा में शामिल हुए हैं, अवस्थी साहब आपके पास में आऊंगी। थ्योरी को इन्वेंट किया, एक सेकंड, जिन्होंने अडॉप्ट किया, कम्युनिस्टों ने लास्ट में सिर्फ माइनॉरिटीज के लिए खड़े हुए। झूठ बोल रहे हैं। वकार भट्टी साहब, आपको लगता है कि जानबूझकर कुछ संगठन जिस तरह से जहां मुद्दे नहीं हैं वहां पर भी मुद्दे बनाकर हिंदू मुस्लिम कराने की कोशिश हो रही है, जिस तरह से हम कर्नाटक में लगातार देख रहे हैं, एक के बाद एक वो मुद्दे जो पहले एग्जिस्ट ही नहीं करते थे उन्हें जानबूझकर उकसाया जा रहा है और मुद्दा बनाया जा रहा है। नौबत आ रही है, पोस्टर में चाकू छुरी चल जाते हैं, कर्फ्यू लगाने की नौबत आ जाती है। जी बीजेपी आना चाहिए। मैं स्टाफ तो, अब अगर आपको एक चीज छोटी सी बोलूं कि मुसलमान जो भारत का है आज,
उसके लिए हर जगह परेशानी है। वो अगर बोलना चाहे तो आतंकवादी बन जाता है, वो आंख उठाना देखे तो उसको कातिल जहादी बता दिया जाता है। तो मुसलमान करे तो करे क्या, जाए तो जाए कहाँ? अब कौन से देश में मुसलमान जा सकता है? ये भी बेचारा कोई देश भी नहीं है इनके लिए, कोई एक्सेप्ट करेगा कि भारत के इतने मुसलमानों को कौन सा देश लाएगा? क्योंकि आप वो हालात बना रहे हो जो बर्मा में रोहिंग्या मुसलमानों के साथ। आप यहाँ बैठकर इसी टीवी स्क्रीन पर बैठकर भट्टी साहब आप ये सब बातें बोल रहे हो, ना तो आप पे कोई प्रेशर है ना दबाव है, आप अपनी राय रख सकते हो और आप कह रहे हो कि हिंदुस्तान में मुसलमान सुरक्षित नहीं है। फिर से सोच लीजिए। देखिए आप बात ही नहीं करने दी ना। मैंने बात करने दी, पर मैंने आपसे कहा ना, मैंने आपसे कहा आप इतने खुले तौर पर क्रिटिसाइज कर पा रहे हो। अफगानिस्तान में बैठे होते तो क्या हो जाता मुसलमान भट्टी साहब आपका? सुनिए अफगानिस्तान में भी मुसलमान बहुत अच्छे से रहते हैं, बाकी धर्म के लोग भी अच्छे से रहते हैं। आप मेरी सुनिए ना, भारत देश में नहीं आना पड़ा, सुनिए ना, इसके लिए भारत ही ठीक है। अरे सुनिए, अब मेरा गला बहुत है, आपसे बड़ा है, थोड़ा सुन लीजिए। भारत में जब से आरएसएस वजूद में आई है, मुझे बताइए कि आखिरकार ये जो मुसलमान हैं जिनको विक्टिमाइज करने की कोशिश की जा रही है, वो जैसे मोहम्मद क्या क्यों हो बनाता गया? है? बिजली नहीं आती, पानी नहीं आती, सड़क नहीं बन रही, मुसलमानों को सब्सिडीज नहीं मिल रही, अच्छे शिक्षण संस्थान में एजुकेशन नहीं मिल रही। यहाँ बैठकर आप क्रिटिसाइज कर पा रहे हैं और आप कह रहे हैं मुसलमान की आवाज को दबाया जा रहा है। कैसे कैसे भट्टी साहब? दबाया जा रहा है, अभी देख लो, वही तो पूछ रही हूँ, कैसे? डिबेट में देख लो, अरे डिबेट में देख लो, मैं तो पूछ रही हूँ ना, दबाया कैसे जा रहा है? दबाया कैसे जा रहा है? एंकर भी पीछे पड़ गया, एंकर पीछे नहीं पड़ा, एंकर पीछे नहीं पड़ा। तारिक फतेह साहब शायद इन्हें बताइए कि जब आजादी से लिखने की, बोलने की, पढ़ने की आजादी नहीं होती और अपना मुल्क छोड़ना पड़ता है, मुझे मौका दीजिए। उसे कहते हैं अरे विदेशियों को बाद में मौका देना, पहले मैं बैठा हुआ हूँ। मैं एक बात बता दूं आपको, मुझे 30 मिनट बोलने दीजिए पहनाज जी। नहीं विदेशी से मत समझवाइए, आप हमसे समझवाइए, हम बताएंगे क्या है। सिर्फ हिंदुस्तान में आप पहनाज जी, आप विदेशी की जगह आप अपने भारतीय से पूछिए ना, हम बताएंगे। देखिए मेरे वो पैनलिस्ट हैं और बड़े इज्जतदार हैं, मशहूर लेखक हैं, ज्ञानी हैं। उनके साथ क्या कुछ हुआ ये आप जानते हैं। उन्हें अपनी अभिव्यक्ति की आजादी नहीं मिली, तभी वो आज दूसरे देश में जाके बैठे। तकलीफ क्या मेरे नाम से? किस धर्म को मानते हैं? तारिक फतेह किस धर्म को मानते हैं? मुसलमान हूँ। तुमने ठेका नहीं लिया हुआ मौलवी। अच्छा, मुसलमान का मतलब क्या होता है? मुसलमान का मतलब बताइए, मुसलमान का मतलब बताइए, मुस्लिम का मतलब बताइए। चलिए भट्टी साहब, आप सुरक्षित नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पर खुले मन से पूरी क्रिटिसाइज कर रहे हैं, पूरा बोल रहे हैं और हर रोज बोलते हैं और आगे भी बोलते रहेंगे। ये खूबसूरती है शायद हिंदुस्तान की। देश को जवाब दो, सवाल हम उठा रहे हैं कि सावरकर वर्सेस टीपू सुल्तान, फिर उसके बाद पोस्टर विवाद, गणेशोत्सव पर विवाद, हिजाब विवाद, कर्नाटक में बार बार ये क्यों हो रहा है और पीएफआई, एसडीपीआई, सीएफआई के तार क्यों जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं? क्या जानबूझकर सोची समझी साजिश के तहत पीएफआई गणेश उत्सव को बीजेपी संघ का एजेंडा बताकर हिंदू मुसलमान का रंग दे रही है? मगर ये कोई इत्तेफाक नहीं है, बल्कि 2047 तक भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने में पीएफआई का यही मॉड्यूल है, जिसमें किसी भी मामले को कम्युनल रंग देना है और फिर विवाद बढ़ाकर मुस्लिम कार्ड खेलना है। पीएफआई अपने इसी पैटर्न को कर्नाटक की धरती पर कैसे उतार रही है, समझिए, फिर अपने पैनलिस्ट से हम इस पर चर्चा करेंगे। ये जो राम मंदिर के कलेक्शन के लिए आ रहे हैं आपके घरों में, आपके सामने एक ही बात बताता हूं, जिस तरीके से एनआरसी को बॉयकॉट किया था, अगर ये लोग आपके घर में और दुकान में राम मंदिर के लिए पैसे मांगने के लिए आए, एक पैसा भी मत दीजिए इन्हें, एक पैसा भी मत दीजिए। मैं सारे मुस्लिम बिजनेसमैन से कहता हूं, मैं सारे मुस्लिम दुकान के ओनर से कहता हूं, अगर इतनी बड़ी गैरत है, अगर एक तिलके के बराबर हिम्मत है, अगर घर में जाकर अपने बीवी बच्चों को अपना चेहरा दिखाने की हिम्मत है, तब ये जब आरएसएस के लोग आपके दुकानों में आते हैं पैसा पूछने के लिए, एक रुपया भी मत दीजिए इन्हें, एक पैसा भी मत दीजिए। वो इसलिए क्योंकि ये राम का मंदिर नहीं है, ये राम का मंदिर नहीं है, ये आरएसएस का मंदिर है और मुसलमानों के पैसे से आरएसएस के मंदिर में एक ईंट भी नहीं जाएगा इंशाअल्लाह। इस तरह की कट्टर तकरीरों से पीएफआई देश में नफरत का एजेंडा चलाता है और हिंसा की आग को हवा दे देता है। दक्षिणी राज्यों में यह संगठन उत्तर भारत के मुकाबले ज्यादा एक्टिव है। केरल के बाद पीएफआई का पूरा सिस्टम कर्नाटक शिफ्ट हो चुका है, जहां पीएफआई एसडीपीआई के खूनी जिहादी प्लान इस्लामिक राष्ट्र वाले मॉड्यूल पर काम कर रहे हैं। कर्नाटक को पीएफआई ने क्यों बनाया कट्टर जिहाद का एपिसेंटर? केरल बॉर्डर से सेंट्रल कर्नाटक तक कैसे पहुंचा कम्युनल नेटवर्क? पहले हिजाब विवाद, फिर खूनी जिहाद और अब टीपू सुल्तान बनाम सावरकर। विवादों की ये वो क्रोनोलॉजी है
जिसके जरिए पीएफआई कर्नाटक में इस्लामिक राष्ट्र वाले एजेंडे को सेट कर रहा है। और इस बार पीएफआई का नेटवर्क टीपू सुल्तान को ढाल बनाकर सावरकर विरोध को हवा दे रहा है। इसका असर ये हुआ, दंगा ब्रिगेड पीएफआई का एक पॉलिटिकल विंग है एसडीपीआई, जिसका कर्नाटक में मजबूत बेस है। ऐसे में पीएफआई केरल में जो नहीं कर पाया, कट्टरता के उस प्रयोग को कर्नाटक की धरती पर उतार दिया। आज पीएफआई के ही सीक्रेट दस्तावेजों से देखिए, कर्नाटक में जो कुछ भी हो रहा है वो संयोग नहीं बल्कि पीएफआई की प्लानिंग का हिस्सा है। पीएफआई के ये वही सीक्रेट दस्तावेज हैं जिसमें 2047 तक भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने का पूरा प्लान पीएफआई ने अपने कैडर को बताया। इसी सीक्रेट दस्तावेज के पेज नंबर 3 के दूसरे कॉलम को गौर से देखिए। करंट एक्शनेबल पॉइंट्स के नीचे पैराग्राफ में लिखा गया, विवाद को जन्म देना है। फिर संघ के एजेंडे को मुस्लिम विरोधी बताकर विवाद को हिंदू मुस्लिम का रंग देना है। और कर्नाटक में पीएफआई अपने इसी इस्लामिक राष्ट्र वाले एजेंडे को हकीकत की जमीन पर उतार भी चुका है। कर्नाटक में पीएफआई एसडीपीआई भी सावरकर के पोस्टर के विरोध में खड़े हो गए। एसडीपीआई तो सावरकर के पोस्टर की तर्ज पर टीपू सुल्तान की तस्वीर लगाने का दम भरने लगा। मतलब मुसलमानों के सेंटिमेंट को भड़काने के लिए टीपू के नाम नरेटिव सेट किया जा रहा है, ताकि ये मुद्दा सिर्फ कर्नाटक का ना रहे, देश विदेश तक पहुंच जाए। पिछले 3 सालों के अंदर पीएफआई इसी पैटर्न पर ही काम कर रहा है। अगस्त 2021 में विवादित पोस्ट, बेंगलुरु में हुई हिंसा, देश भर में छिड़ा संग्राम, हिजाब, कर्नाटक से उठा विवाद तो देश भर में प्रदर्शन शुरू हो गया। सावरकर, कर्नाटक में होर्डिंग विवाद, देश भर में हलचल। और मूल रूप से केरल के संगठन पीएफआई ने कर्नाटक को हिलाकर रख दिया। और कर्नाटक पीएफआई के लिए इसीलिए भी सॉफ्ट टारगेट है क्योंकि यहाँ केरल के बाद सबसे ज्यादा कैडर एक्टिव है। और केरल सीमा पर कर्नाटक के शहरों में स्लीपर सेल की मजबूत पैठ भी है, जो किसी भी मामले का हिंदू मुसलमान रंग देकर पीएफआई के एजेंडे को हवा देने में कोई कसर नहीं छोड़ते। इस साल उडुपी में जब मुस्लिम छात्राओं ने हिजाब को लेकर प्रोटेस्ट किए तो उनके पीछे भी पीएफआई के छात्र संगठन कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया यानी सीएफआई की ही रणनीति बताई गई। जिस तरह पीएफआई के कट्टर गुर्गों ने केरल में प्रोफेसर के हाथ काटे थे, ठीक उसी तरह कर्नाटक में बीजेपी नेता प्रवीण को खंजर से निशाना बनाया गया था। इसके बाद शिवमोगा में सावरकर होर्डिंग विवाद में चाकूबाजी और फायरिंग हुई। यही वजह है कि कर्नाटक की सुरक्षा और जांच एजेंसियां पीएफआई के हर रूट को लेकर अलर्ट मोड पर आ गई हैं। क्योंकि टीपू सुल्तान बनाम सावरकर के बहाने पीएफआई जैसे संगठन जिहाद का जाल बिछाने में जुट गए हैं। सवाल यही है कि क्या कर्नाटक पीएफआई के मॉड्यूल का एपी सेंटर बनता जा रहा है? टीम न्यूज नेशन। तुम्हारे तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अवनीश अवस्थी जी, ये बताइए कि यहाँ पर जिस तरह से जब 2047 का वो इस्लामिक राष्ट्र बनाने का पीएफआई का पूरा मॉड्यूल उसका बिहार में खुलासा हुआ था, तो उसके पेज नंबर 3 के कॉलम 2 में लिखा हुआ था कि जानबूझकर ऐसे विवाद क्रिएट करो जिससे हिंदू मुस्लिम रिफ्ट पैदा हो, जानबूझकर इस तरह की चीज़ें हाईलाइट करो जिससे मुस्लिम और ज़्यादा आक्रोशित हों और हिंदुओं में फूट पड़े। और आपको लगता है कर्नाटक में, क्योंकि केरल में तो इस मॉड्यूल पर काम नहीं कर पाई पीएफआई, लेकिन कर्नाटक में अब ये काम करने में कामयाब होती दिख रही है। बिनाज जी, मैं किसी के बीच में नहीं बोला हूँ, एक शब्द भी नहीं बोला हूँ, इसलिए मैं अपेक्षा करता हूँ कि बीच में नहीं बोलेगा। बात बड़ी साफ सी है, जो मॉड्यूल सामने आया है उसके मैनिफेस्टेशन आप जगह जगह देख रहे हैं, चाहे वो राजस्थान में उदयपुर की हत्या हो, महाराष्ट्र में उमेश कोल्हे की हत्या हो, अभी तिलक लगा करके अगर कर्नाटक में कोई निकलता है तो उसकी हत्या हो, उस पर चाकूबाजी हो, प्रवीण की हत्या हो, एक जगह नहीं, आप बार बार देखेंगे। जिस सावरकर को आज कम्युनिस्ट लोग और कांग्रेसी गद्दार कह रहे हैं, भारत रत्न स्वर सम्राज्ञी लता मंगेशकर जी ने उनकी कविताओं को अपनी वाणी दी थी, अपनी आवाज़ दी थी। ये लता मंगेशकर जी का अपमान है। जिन लता मंगेशकर जी ने गाया था, जरा याद करो कुर्बानी, जो शहीद हुए हैं, उन्होंने गाया था। और आज ये गद्दार, आज उनको गद्दार कहा जा रहा है। मैं कहता हूँ कि सिंपल सी बात है, मैं बाबा साहब अम्बेडकर जी की किताब जो पाकिस्तान और भारत का विभाजन है, इसमें से पढ़ के सुना दूँ तो कम्युनिस्टों की आंखें शायद तब भी नहीं खुलेंगी। लेकिन जिस तरीके से अंग्रेज़ों का 1942 के समय में, 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में साथ दिया अंग्रेज़ों का, जिसके लिए माफ़ी मांगी कम्युनिस्टों ने, 1962 में चीन की सेना का साथ दिया जिसके लिए माफ़ी मांगी इन्होंने।
ये वो कम्युनिस्ट पार्टी जिन्होंने कहा भारत की फौज को हम रक्तदान नहीं करेंगे। चीनी सैनिकों के लिए चंदा इकट्ठा किया भारत के कम्युनिस्टों ने। ये वो कम्युनिस्ट है, ये वो कम्युनिस्ट है। और वो नेहरू जी जो संघ की हमेशा आलोचना किया करते थे, 1963 में उन्होंने रिपब्लिक डे की परेड में संघ के स्वयंसेवकों को गणतंत्र दिवस की परेड में आमंत्रित किया। ये वो कम्युनिस्ट है जिन्होंने इस देश के खिलाफ हमेशा षड्यंत्र किया। इन्होंने हमेशा षड्यंत्र किया। बाबा साहब अम्बेडकर को भारत रत्न नहीं लेने दिया, उनको हराने की कोशिश की तुमने। मैं तो बोलता नहीं ना, कैसे सच सामने आने पर, जी से पूछिए, सच सामने आने पर कैसे बौखलाते हैं ये। देख लिया कम्युनिस्टों को, जो ही सच बोला कैसे भाग गए, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने इनकी ऐसी पोल खोली, अपने किताबों में कम्युनिस्टों की ऐसी पोल खोली है कि कम्युनिस्ट कहीं मुंह दिखाने लायक न रह जाएं। विवेक जी, बिहार बाबा साहब अम्बेडकर की आज भी आलोचना करते हैं। विवेक जी, बिहार में क्या कुछ दस्तावेज बरामद हुए थे? पीएफआई, एसडीपीआई, सीएफआई का बार बार दंगों में, रामनवमी के दंगों में, पोस्टर विवाद में, कर्नाटक में, दिल्ली के दंगों में, हर जगह नाम सामने आता है। तो आपको देश की जांच एजेंसी पे भी भरोसा नहीं है, किसी पर भी नहीं है। पाक पवित्र तो बस वही बैठे हैं। जी, अब आप सुने पिनाज जी, मुझे 1 सेकंड बोलने दीजिए सिर्फ। मैं पीएफआई को साइड करता हूं, पीएफआई सही है, गलत है। मैं ये कह रहा हूं कि इस वक्त देश में सत्ता किसकी है? बीजेपी की है। बीजेपी क्या है? आरएसएस का पॉलिटिकल माउथपीस है। आरएसएस का एजेंडा क्या है? आरएसएस का एजेंडा हिंदू राष्ट्र है। वो हिंदू राष्ट्र जिसके अंदर माइनॉरिटीज की जगह नहीं है। हिंदू राष्ट्र क्या ये हिंदू राष्ट्र को डिनाउंस करेंगे? क्या ये कहेंगे कि अम्बेडकर का कॉन्स्टिट्यूशन सही है और हमें हिंदू राष्ट्र नहीं चाहिए? क्या बोलेगा कि हिंदू राष्ट्र गणेश उत्सव मनाने से क्या हिंदू राष्ट्र हो जाएगा? देश के दूसरे विभाजन की तैयारी ये कर रहे हैं बैठ करके। गणेश उत्सव मनाने से क्या हिंदू राष्ट्र हो जाएगा? हिंदूवादी संगठन अगर स्कूल में एक दशकों पुरानी परंपरा चली आ रही है और वो कायम रहती है, तो उससे क्या हिंदू राष्ट्र हो जाएगा? गणेशोत्सव आप भूल गए, बाल गंगाधर तिलक ने अंग्रेजों के खिलाफ देश को एकजुट करने के लिए गणेशोत्सव की शुरुआत की थी। वो हमारी संस्कृति का हिस्सा है। हिस्ट्री पढ़ी होगी आपने, बाल गंगाधर तिलक की तो आप इज्जत करते होंगे, सम्मान करते होंगे ना। समय के साथ बदलती है। ये तो पहनावा, पहनावा, खान-पान, कल्चर, ईटिंग हैबिट्स, ड्रेसिंग ये जो है ना, ये तो टेररिस्ट को सपोर्ट करते हैं। आप देखिए, जो 5000 साल पहले था आज नहीं है, जो आज है 5000 साल बाद नहीं होगा। और जो लोग पास्ट को पकड़ करके सिर्फ एक दूसरे से लड़ते हैं धर्म के नाम पे। विवेक जी, आप बात को समझ ही नहीं रहे। कलीमुल हाफिज साहब, मुझे एक बात बताइए, गणेशोत्सव परंपरा का हिस्सा कहा जा रहा है। जैसे बहुत सारी चीजें होती हैं देश में, सभ्यता संस्कृति का हिस्सा होती है। एक ऐसा उत्सव जिसकी शुरुआत हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जाति पाति से ऊपर उठकर की गई थी अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए, जो हमारी संस्कृति का हिस्सा बना। अगर वो उत्सव जारी रहता है जिसके लिए कोई सरकारी नोटिफिकेशन नहीं है, कोई बाध्यता नहीं है, तो फिर दिक्कत आज क्यों हो गई? 70 साल बाद आज क्यों दिक्कत हुई उस पर? हिजाब पे तो 1450 साल पहले। कलीमुल हाफिज साहब, आपको आवाज आ रही है? आपको क्यों दिक्कत है हिजाब से? कलीमुल हाफिज साहब, आपको आवाज आ रही है? नहीं। तारिक फतेह जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि एक उत्सव जिसकी शुरुआत आजादी के आंदोलन के तौर पर हुई, अगर आज कुछ स्कूल स्वतः संज्ञान लेते हुए उस उत्सव को कंटिन्यू करना चाहते हैं, तो क्या वो सेकुलरिज्म के लिए किसी तरह का खतरा आपको नजर आता है? देखिए, अगर खतरा होता तो हिंदुस्तान वाहिद मुल्क होता जहां मुसलमान वोट दे सकते हैं। वरना जिनको तकलीफ है हिंदुस्तान से, वो जरा टूरिस्ट कर ले। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, सऊदी अरेबिया, कुवैत, ये जितने प्यारे प्यारे मुल्क हैं जो अमेरिका के खिलाफ लड़ रहे हैं और जिसकी वजह से हम इंडिया का लेफ्ट जो है आयतुल्लाह खुमैनी को सपोर्ट करता है, जितने लोग उन्होंने मार दिए कम्युनिस्टों को, तूदे पार्टी की हिसाब नहीं है। तब भी इंडिया के जो लेफ्ट के लोगों से मिलता हूँ, वो सारे के सारे आयतुल्लाह खुमैनी के सपोर्टर हैं। उनको आइडिया नहीं है कि सबसे बड़ा जुल्म जो किया है अफगानिस्तान में, वो इनके कम्युनिस्टों को मारा, यानी नूर मोहम्मद तराकी को टांगा, किस खल्की जमात को और परचम जमात के लोगों का कत्लेआम हुआ
तालिबान से उसी पाकिस्तानी और ईरानी बैक लोगों का भारत के मुसलमानों ने क्या बिगाड़ा? तारिक फतेह साहब, क्या तारिक फतेह साहब, भारत के मुसलमानों ने क्या बिगाड़ा? बता एक सेकंड देता हूं। विवेक जी, भट्टी साहब को बोलने दीजिए। भट्टी साहब, तारिक फतेह आपको सलाह दे रहे हैं कि आपको हिंदुस्तान में जितने हक हुकूक और जितनी आजादी है जैसे सबको है, वैसे अगर आप इन देशों का अगर दौरा कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि जुल्म और सितम क्या होता है, भेदभाव क्या होता है। भट्टी साहब, मुझे जवाब तारिक फतेह मुझे नहीं सलाह देंगे, तारिक फतेह को मैं सलाह दे रहा हूं कि कितने मुल्कों से आपको भगाया गया है। अरे भैया, आपकी जिंदगी भागते भागते निकली है, तो प्लीज आप भारत के मुसलमानों को सलाह मत दीजिए, आप उसके काबिल नहीं है अभी। आप भारत के एक छोटे से मासूम बच्चे के बराबर नहीं मुकाबला कर सकते हो। आप सिर्फ भड़काते हो लोगों को, आप आग लगाते हो भारत के मुसलमानों के खिलाफ, आप आग भड़काते हो अपने व्यूज के लिए, अपने फॉलोअर्स के लिए। आप ट्विटर पे क्या इस्लाम को वो भी पता है, आप इस्लाम का इस्तेमाल कर रहे हो। पता है आप हम इस्लाम का इस्तेमाल नहीं करते, आपको इस्लाम की एबीसी नहीं पता, आपको ये भी नहीं पता कि रब्बुल इज्जत और प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या काल है, आपको पता नहीं रब क्या है। आप सिर्फ मुसलमानों का चोला पहन के, मुझे मुसलमानों का चोला पहन के आके भारत के मुसलमानों को टारगेट करते हैं और आरएसएस से के वही लेते हैं। आरएसएस और आप जिस देश का खाते हैं, जिस देश में रहते हैं, उसी देश के खिलाफ आप क्या कुछ बोलते हैं भट्टी साहब? किस देश के खिलाफ? मेरी बात सुने। कौन सा देश? आरएसएस का देश या गांधी का देश? अम्बेडकर का देश, आरएसएस का देश या गांधी का, अम्बेडकर का, मौलाना आजाद का, सबका देश, सबका देश। यही हिंदुस्तान की खासियत है। एक तिरंगे के नीचे हम सब एक है भट्टी साहब। आतंकवादी ग्रुप है आरएसएस एक आतंकवादी ग्रुप है, आतंकवादी ग्रुप है। भट्टी साहब, मुझे एक बात बता दीजिए, यहाँ पर आरएसएस का नाम कहाँ से आया? कर्नाटक में जो कुछ हो रहा है उसकी जांच में पीएफआई, एसडीपीआई, सीएफआई का नाम आ रहा है, तो आप आरएसएस कहां से ले आएंगे? मतलब जहां आरएसएस का कोई रोल नहीं है वहां पर भी आरएसएस को घुसा देंगे? मैं पीएफआई आपके पर आता हूं। पीएफआई भारत की सबसे पीसफुल एक संस्था, एक ग्रुप है। आप उसको करके उसको करना चाहते हो। दिल्ली के दंगे, अरे सुनिए ना, रामनवमी के दंगे, सुन तो लीजिए, एक मिनट सुन तो लीजिए। सब भारत, अरे वाह वाह वाह, ये एक्सपोज हो गया। नेशन के सभी दर्शक अच्छी तरह जानते हैं कि ये किस गड्ढे के हैं। ये जो है ना भारत विरोधी लोग हैं, ये पीएफआई का सपोर्टर है, ये टिप्पू सुल्तान के, ये टिप्पू जो है ये नहीं, आप ही ने कहा पीएफआई तो बहुत अच्छा संगठन है, इसे सपोर्टर नहीं कहते तो क्या कहते हैं? क्रिटिक कहते हैं क्या साहब? क्रिटिक कहते हैं एक संगठन जिसने दिल्ली को, देश को दंगे में झोंक दिया, एक संगठन जो सेकुलर राष्ट्र को, एक संगठन जो सेकुलर राष्ट्र को बनाना चाहता है, इस्लामिक स्टेट, एक संगठन जो कहता है सत्ता हम अपने हाथ में लेंगे और फिर हम लोग एक जिहाद करेंगे, उस संगठन के लिए आप कह रहे हैं कि बहुत अच्छा संगठन है, उसे ग्लोरीफाई कर रहे हैं। आरएसएस को बैन, अरे आरएसएस से दुश्मनी में अंधे मत होइए ना कि देश के दुश्मनों का साथ देने लगेंगे आप। वाले हैं भारत बिखरू में, भारत के अलग-अलग टुकड़े हो जाएंगे, खालिस्तान। अरे भारत के टुकड़े करने वाले ना फाख्ता हुए और खुद उनकी क्या हालत है? आप चुप रहिए एक मिनट, अगर आपको भारत के खिलाफ भी कुछ बोलना है तो। संघ कर रही है, आरएसएस कर रही है, हम नहीं कर रहे हैं। आरएसएस संघ की विचारधारा कर रही है, उनकी सोच, उनकी गंदी मेंटालिटी कर रही है। आपकी मेंटालिटी क्या है? टारगेट करो। आपकी मेंटालिटी क्या है? मेंटालिटी है अमन पीस। अमन पीस जो एक दंगा करने वाले ग्रुप को सबसे अच्छा ग्रुप बताता है, ये अमन पीस है साहब, ये अमन पीस है। हाँ, अच्छा, अमन की भाषा क्या होती है भट्टी साहब? मुसलमानों के नाम सुनते ही आपको आग लग जाती है। अच्छा, है ना, आपको आग लगती है क्योंकि मुसलमान सच्चाई पे चलता है, हक पे चलता है। आप बातिल हो, हम हक पे हैं, हक की जीत होती है, बातिल हारता है। ये तो आज से नहीं हुआ, हमेशा से होता हुआ। हक हमेशा जीतता है, बातिल ताकतवर होकर भी हारता है। मरहम का महीना इमाम हुसैन ने बताया हुआ दुनिया को। जदीद ताकतवर था इमाम हुसैन के साथ। इमाम हुसैन ताकत में नहीं थे, बट इमाम हुसैन शहीद होके भी जीत गए और जदीद ताकतवर होके भी हार गया। तो इसलिए हम इमाम हुसैन को मानने वाले हैं, हम हुसैनी हैं और दुनिया भर में इस्लाम का परचम भी लहराएगा, अमन भी आएगा और पीस भी आएगा। भट्टी साहब, आप पहले मुसलमान होंगे, मैं हिंदुस्तानी हूँ पहले, और मेरे लिए पहले मेरा देश है, तो इसीलिए कृपया करके आप अपने साथ रखिए। अगर आप हिंदुस्तान के टुकड़े की बात करेंगे तो मैं आपको शो से बाहर कर दूंगी। आप दोबारा इस जबान पे ना आया, ठीक है? आपकी जबान पे ना आए हिंदुस्तान के टुकड़े की बात, समझ में आया?
अगर आपको मुल्क की इज्जत करना नहीं आता, आपको तिरंगे की इज्जत करना नहीं आता, आपको अपने वतन की मिट्टी से प्यार नहीं है, तो खुद सोचिए पहले। जिस जमीन पर आप बैठे आप उसके टुकड़ों की बात कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर से बहुत प्यार है। जम्मू कश्मीर कहाँ का है? जम्मू कश्मीर कहाँ का है? कहाँ है जम्मू कश्मीर? जम्मू कश्मीर का है। जम्मू कश्मीर कहाँ है? जम्मू कश्मीर अरे वो हमारी जान है, हमारी अच्छा, आन है, हमारी शान है, हमारी पहचान अच्छा है। अच्छा अच्छा ठीक है, लाल भट्टी साहब, आपको मैं अपने शो पे नहीं रख सकती। जिस आदमी की शान पहचान हिंदुस्तान और हिंदुस्तान का तिरंगा नहीं, प्लीज आपका पासपोर्ट कहाँ का है? आपका आधार कार्ड कहाँ का है? अरे चुप रहिए एक मिनट। अब अस्ती जी जरा इस सोच पर जरा देखिए कि हिंदुस्तान को कहते हैं कि हिंदुस्तान में सुरक्षित नहीं है। आप छोड़िए मुसलमान, ये तो देश के प्रति भी वफादारी नहीं दिखा रहे हैं। मुसलमानों को मार रहे और ऐसे लोगों को ये कह रहे हैं कि इन्हें खतरा है देश में रहने से। इन लोगों को क्या बोले? और फिर ये आरएसएस को कहते हैं कि आरएसएस देश के टुकड़े करवा रही है। आप तो देश को एक मान ही नहीं रहे हैं भट्टी साहब। पिनाज जी ये पिनाज जी, ये भट्टी पाकिस्तान के टुकड़ों पर पलने वाले, वहां से आदेश लेकर के हिंदुस्तान में अराजकता फैलाने वाले लोग हैं। हिंदुस्तान के मुसलमानों में आमिर खान और हामिद अंसारी को डर लगता है, लेकिन हिंदुस्तान के उस पंक्चर वाले को कोई डर नहीं लगता जो गांव में बैठा हुआ है। उस बढ़ई को डर नहीं लगता जो काम कर रहा है। ये लोग उसके मन में डर पैदा करके उमेश कोल्हे और कन्हैया लाल जैसे व्यक्तियों की हत्या करवाते हैं। वास्तव में इन जैसे लोगों को इस देश में रहने का हक नहीं है, बिल्कुल हक नहीं है। मुझे ये कहने में कोई शर्म नहीं है। अगर इस देश में कोई पाकिस्तान का झंडा फहराएगा, हिंदुस्तान का पासपोर्ट लेकर के पाकिस्तान के झंडा लगाते हो, शर्म नहीं आती तुमको? कहते यू इंडियन। आपको शर्म आती है? आपको शर्म आती है? आपको शर्म आती है? आरएसएस बहुत हो चुका, गंदगी फैलाई है पूरे भारत। देश जाग चुका है अब। आपकी दिक्कत यह है कि देश जाग चुका है पूरा। 5 लाख कश्मीरी हिंदुओं को निकाल दिया वहां से, कश्मीरी हिंदुओं को निकाल दिया वहां से। अच्छा, आपने तब डर नहीं लग रहा था? आपका जगमोहन, किसको डर लग रहा था? आपका था जगमोहन, आपका यार था जगमोहन। चलिए एक मिनट भट्टी साहब, आपका ये चेहरा पूरी दुनिया देख रही है। शर्म कीजिए, अपने मुल्क से जो आदमी प्यार नहीं कर सकता, जम्मू कश्मीर को अगर आप हिंदुस्तान की खाकर हिंदुस्तान का भिन्न नहीं मानते तो प्लीज सॉरी। विवेक जी शायद इसी तरह के लोगों का ब्रेन वॉश करके अनरेस्ट फैलाने की कोशिश है। जिस मिट्टी से रहता हूँ उससे मोहब्बत करता हूँ। मैंने कब बोला? आपके कहने पर मोहब्बत करूंगा क्या? देखिए बात हिंदू वर्सेस मुसलमान की नहीं है। नहीं एक मिनट अवस्थी जी, और आरएसएस कौन होता है डिसाइड करने वाला कि कौन देश का नागरिक है और कौन नहीं, कौन देश प्रेमी है कौन नहीं? अब ये सर्टिफिकेट क्या आरएसएस और अवस्थी भट्टी साहब जो देश के टुकड़े करने की बात कर रहे थे, जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं मान रहे थे, आपके हिसाब से वो भट्टी साहब देशभक्त हैं? वो गलत है। मैंने पूछा ना, वो सही है क्या? मैं भारत से प्रेम करता हूं, भारत मेरा देश है, वो अलग है, लेकिन सर्टिफिकेट देने का अधिकार भी हमको नहीं है। और ये मानना पड़ेगा कि मोदी साहब के कार्यकाल में ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर चीन का साथ क्यों दिया था भारत से प्रेम करने पर? चीनी फौज को चंदा क्यों दिया था? एक आपातकाल चल रहा है। अगर भारत से प्रेम है तो भारत की फौज को खून देने से मना क्यों किया था? एक क्लोजिंग रिमार्क मैं आपसे यहाँ लेना चाहूंगी। आपने पूरी बहस सुनी, यहाँ पर सभी लोग अपनी आइडियोलॉजी लेकर बैठे हुए हैं, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहूंगी क्या धर्म और संस्कृति, अगर संस्कृति के तौर पर, परंपरा के तौर पर एक चीज चली आ रही है तो क्या उसे धार्मिक चश्मे से देखना जरूरी हो जाता है? बिल्कुल नहीं। देखिए मैं एक बात बता दूं, 5000 साल से मोहनजोदारो और दरियाए सिंध के हवाले से इंडियन सिविलाइजेशन चल रही है। ओके, इसी सिविलाइजेशन में नमला लाइब्रेरी भी जलाई गई, तक्षशिला जलाया गया। हर दुनिया से जो बर्बरियत करने वाला आया था उसने आके अपनी यहाँ आके हमारे देश को लूटा। ये जरा चुप कराइए, बीच में बोलिएगा नहीं। दिस इज दी ओनली सर्वाइविंग सिविलाइजेशन ऑन अर्थ। ना इजिप्शियन बची ना पर्शियन बची, हिंदुस्तान लास्ट सर्वाइविंग सिविलाइजेशन है। जिन लोगों को, जिनकी सोच हिंदुस्तान के खिलाफ है, जिनको गज़वा हिंद चाहिए, वो यहाँ लेफ्ट भी उनके साथ है और इस्लामिक भी उनके साथ है। जिस दिन मौलवियों ने गर्दनें उड़ाई ना कम्युनिस्टों की अफगानिस्तान की तरह, तब होश आएगा इन्हें। ज्योति बासु गए। चलिए, हिंदुस्तान के लोकतंत्र की खूबसूरती है कि आप यहाँ बैठकर हिंदुस्तान के लोकतंत्र पर भी सवाल उठाते हैं। आप
हिंदुस्तान का मुसलमान सुरक्षित नहीं है ये भी कहते हैं, और उनको सलाह ये भी देते हैं कि आप जिस देश का खाते हैं उसके टुकड़े होने की बात भी करते हैं। और यही शायद लोकतंत्र की खूबसूरती कह लीजिए या फिर सब्र की इंतहा कह लीजिए। आप सभी लोग हमारी चर्चा में शामिल हुए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।